स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल स्पार्क क्लासेस में। उत्तराखंड की सीरीज़ को अभी हम कंटिन्यू करेंगे और पिछले लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज में कर लेता हूं कि पिछले लेक्चर में हमने किन किन चीज़ों का अध्ययन किया था। तो पिछले लेक्चर में हमने उत्तराखंड की सामान्य जानकारी को देखा था, जिसमें उत्तराखंड के नामों के विषय में हमने चर्चा की थी। जैसे उत्तराखंड का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में इसे देवभूमि और मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा जाता है। उसके बाद स्कंद पुराण में इसको उत्तराखंड ब्रह्मपुर या खसदेश के नाम से जाना जाता है, जिसमें केदारखंड और मानसखंड ये हमने देख लिया था कि गढ़वाल को हम केदारखंड और कुमाऊं को हम उसमें स्कंद पुराण में मानसखंड कहा गया। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि हेनस्वांग ने इसे पोली हीमोपोलो नाम दिया। तो इन सारे कुल मिलाकर के हमने पिछले लेक्चर में उत्तराखंड का एक सामान्य अध्ययन किया, भौगोलिक परिचय के बारे में हम अवगत हुए, उत्तराखंड के की सीमाओं से हम अवगत हुए, उत्तराखंड की लंबाई और चौड़ाई से हम परिचित हुए, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार हमने देखा। तो आज उस लेक्चर को अब कंटिन्यू करते हुए लास्ट में मैंने छोड़ा हुआ था कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल पर, जिलों पर हम चल रहे थे। तो पिछले लेक्चर के लास्ट में मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर अगर हम उत्तराखंड में देखें तो दो मंडल हैं। कौन कौन से? एक आपका है गढ़वाल मंडल और एक आपका है कुमाऊं मंडल। गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल दो मंडल हैं। अब गढ़वाल मंडल के अगर आपसे जिले पूछेंगे तो 7, कुमाऊं मंडल के जिले पूछे जाएं तो 6, और टोटल जिले कितने हैं हमारे प्रदेश में? 13 जिले हमारे प्रदेश में टोटल हैं। ठीक है, तो गढ़वाल के जो हमारे जिले हैं इनका हम नाम लिखें तो कौन कौन से हैं? नंबर 1 देहरादून, जो हमारी राजधानी भी है। दूसरा पौड़ी गढ़वाल। इसके बाद अगला जो जिला हम देखेंगे वो है टिहरी गढ़वाल। फिर उसके बाद हम आए उत्तरकाशी। उसके बाद चमोली और उसके बाद रुद्रप्रयाग और उसके बाद हम देखेंगे हरिद्वार। इन सब की आज हम स्थापना पहले देखेंगे, उसके बाद हम जिलेवार अध्ययन में देहरादून को हम उसमें सबसे पहले शामिल करेंगे। तो कुमाऊं के जिलों में अगर हम देखें तो नैनीताल, दूसरा हम देखेंगे अल्मोड़ा। सबकी हम आज जो है स्थापना आप यहीं पर याद कर लेंगे कि कौन से जिले की स्थापना कब हुई। उसके बाद हम देखेंगे पिथौरागढ़। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे आपका चंपावत, बागेश्वर और उधम सिंह नगर। चंपावत, बागेश्वर और हमारा उधम सिंह नगर, ये हमारे कहाँ के जिले आ गए? ये आपके कुमाऊं मंडल के जिले हो गए। तो गढ़वाल मंडल की स्थापना की अगर मैं बात करूं तो 1969 ये नया मंडल है, और कुमाऊं मंडल की स्थापना की मैं बात करूं तो इसकी स्थापना हो गई थी आपका 1854 में। ठीक है, क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो गढ़वाल मंडल का कितना, कुमाऊं मंडल का कितना, तो लगभग 60% जो क्षेत्रफल है यह गढ़वाल में किसका है? गढ़वाल का। पूरे उत्तराखंड का क्षेत्रफल अगर मैं 100% मानूं तो गढ़वाल मंडल का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 60%। और कुमाऊं मंडल के अधीन जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 40% है। ठीक है, तो लगभग की मैं बात कर रहा हूँ कि 60%, यानी गढ़वाल मंडल बड़ा है लेकिन पुराना कौन सा है? कुमाऊं मंडल है। ठीक है, तो गढ़वाल मंडल की स्थापना 1969, कुमाऊं मंडल की स्थापना 1854। जिसका जब कुमाऊं मंडल की स्थापना हुई थी तो नैनीताल को उसका क्या बनाया गया था? मुख्यालय भी इसमें बनाया गया था। तो अगर मैं स्थापना से संबंधित वर्षों की बात करूं तो देहरादून जिला जो स्थापित हुआ था वो जिले के रूप में सन 1817 में स्थापित हुआ था। परंतु इसमें एक एडिशनल फैक्ट है जो हम बाद में देखेंगे। इसको उत्तराखंड में या गढ़वाल मंडल में कब शामिल किया गया? तो 1975 में, ये हम आगे देखेंगे। जिले के रूप में 1817 में स्थापित हुआ था। पौड़ी गढ़वाल की बात करें तो ये स्थापित हुआ था आपका 1840 में। ठीक है, टिहरी गढ़वाल की बात करें तो इसका 1949, 1 अगस्त 1949 को ये आपका उत्तराखंड या कहीं की संयुक्त प्रांत में शामिल हो गया था एक राज्य के रूप में। ठीक है, उसके बाद हम उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी की स्थापना हुई थी 1960 में, और ये बना था आपका पौड़ी से अलग होकर के क्या बना था? उत्तरकाशी। उसके बाद चमोली की स्थापना भी कब हुई? आपका
1960 में। ये किससे अलग होकर के बना? टिहरी गढ़वाल से अलग होकर के, ठीक है। इसके बाद रुद्रप्रयाग हम देखेंगे तो 1997 में रुद्रप्रयाग की स्थापना हुई थी। और उसके बाद अगर मैं हरिद्वार की बताऊं तो हरिद्वार की स्थापना हुई थी 1988 में। इसकी डेट भी कहीं कहीं लिखी गई है 28 दिसंबर 1988। तो ये आपका गढ़वाल के जिलों का क्या है, एक क्रम है, कौन सा कब स्थापित हुआ। अगर इसमें आपके पास कभी एक क्वेश्चन आ जाए कि उत्तराखंड का अगर हम देखें सबसे पुराना जिला, ठीक है, इस ईयर पे आप नहीं जाएंगे, ये देहरादून जो है 1817 में जिला बन चुका था, परंतु उत्तराखंड या गढ़वाल मंडल में ये शामिल नहीं हुआ था, ये 1975 में हुआ था। अगर आप देखेंगे पौड़ी गढ़वाल, अभी तक जो भी आपने जिले देखे इनमें सबसे प्राचीन जिला कौन सा है? पौड़ी गढ़वाल, जो 1840 में स्थापित हुआ। मैं अभी कुमाऊं के जिलों को बताता हूं, उसके बाद हम इस क्रम को और एक बार देखेंगे। इसमें सबसे पुराने जिले का एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा सा डिस्कशन बता दूंगा कि कौन सा आंसर इसमें हो सकता है, ठीक है। फिलहाल अभी तक आप ईयर के हिसाब से देखें तो 1840, ठीक है। दूसरा, अगर रुद्रप्रयाग की स्थापना देखें तो रुद्रप्रयाग आपका टिहरी, पौड़ी और चमोली, इन 3 जनपदों को मिला करके बना है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, यहीं पर आप इन चीज़ों को नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। स्थापना का ईयर आप देखेंगे गढ़वाल मंडल के और कुमाऊं मंडल के अलग अलग। देहरादून की स्थापना 1817, पौड़ी गढ़वाल 1840, पौड़ी गढ़वाल से बना उत्तरकाशी 1960 में, टिहरी गढ़वाल 1949, इसी टिहरी गढ़वाल से चमोली बना 1960 में, रुद्रप्रयाग 1997 में और हरिद्वार आपका 1988 में, ठीक है। चलिए अब इस तरफ चलते हैं। नैनीताल जो जिला मुख्यालय बनाया गया, ये बनाया गया 1891 में। नैनीताल जिले की स्थापना 1891 में। उसके बाद आप देखेंगे अल्मोड़ा की स्थापना तो इसके जस्ट बाद 1892 में। कहीं कहीं 91 भी है तो 92 ही में इसको जो है जिला मुख्यालय के रूप में माना गया है। तो लिखा कभी कभी ऐसा जाता है 1891 1892, तो वहाँ से कन्फ्यूज में मत आइएगा। अल्मोड़ा जो जिला बनाया गया वो 1892 में। पिथौरागढ़ 1960 में। पिथौरागढ़ किससे अलग करके बनाया गया? अल्मोड़ा से अलग करके बनाया गया। फिर बाद में आगे चल करके इसी पिथौरागढ़ से अलग करके क्या बना? चंपावत, और 1997 में। और अल्मोड़ा से आगे चल करके एक और जिला बना 1997 में, बागेश्वर। और उधम सिंह नगर की स्थापना हुई थी 1995 में। तो ईयर आप बहुत अच्छे से याद रखें। सबसे नए जो अगर मैं जिलों की बात करूं उत्तराखंड के तो 3 हैं, चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग, 1997 में स्थापित हुए, ठीक है। तो अगर अब आपसे देखो कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तराखंड का सबसे पुराना जिला या प्राचीन जिला कौन सा है, सबसे पहला निर्मित जो जनपद था वो था आपका पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। देहरादून जनपद के रूप में 1817 में स्थापित हुआ, लेकिन तब ये था आपका मेरठ मंडल में, गढ़वाल मंडल में नहीं था। गढ़वाल मंडल में ये शामिल हुआ 1975 में, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं 1815 की, ठीक है, इसको मैं जरा, ये आप नोट कर लीजिए, इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स का स्थापना का क्रम आप जरूर नोट कर लें, ठीक है। अगर मैं बात करूं 1815 में जो आपका गोरखाओं और ब्रिटिशर्स के बीच में जो युद्ध हुआ, उसके बाद जो संगौली की संधि हुई, तो अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में 1815 के समय में केवल 2 प्रशासनिक इकाइयां रही, 1815 से 1840 तक। ध्यान रखेंगे इस बात को, उत्तराखंड में 1815 से लेकर के 1840 तक केवल 2 प्रशासनिक इकाइयां थी। और वो 2 प्रशासनिक इकाइयां कौन कौन सी थी? एक तो आपकी टिहरी रियासत पूरी अलग थी। टिहरी क्या थी? एक पूरी रियासत के रूप में आपका क्या थी? स्थापित थी, ठीक है। और ये जो बचा हुआ जो पूरा क्षेत्र था, देहरादून को छोड़ करके और हरिद्वार को भी छोड़ करके, उस समय की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। देहरादून आपका मेरठ मंडल में आया, हरिद्वार भी इसमें उस समय शामिल नहीं था। इसके अलावा जो टिहरी रियासत को छोड़ करके जो बाकी था, इस क्षेत्र को बोला जाता था कुमाऊं कमिश्नरी क्षेत्र। इसमें एक कमिश्नर नियुक्त होता था, कमिश्नर के माध्यम से ब्रिटिशर्स जो है सीधे सीधे क्या करते थे, यहाँ पर रूल करते थे। तो ये रियासत थी, इसको आप उस समय जनपद भी कह सकते थे, ठीक है। तो अगर आपके ऑप्शन में कहीं ये आता है कि उत्तराखंड का सबसे प्राचीन जनपद कौन सा है, सबसे प्राचीन कुमाऊं जनपद कमिश्नरी क्षेत्र, जिसमें आप बहुत सारे कमिश्नरों का इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है। और 1815 से 1840 तक केवल 2 प्रशासनिक इकाइयां यहाँ पर थी, एक आपकी टिहरी रियासत थी, दूसरी आपकी क्या थी? कुमाऊं कमिश्नरी या कुमाऊं जनपद भी आप इसे उल्लेखित इस नाम से भी इसको कह सकते हैं, ठीक है।
तो अगर आपका ऑप्शन में कुमाऊं जनपद है तो ये मत कहिए कि कुमाऊं जनपद तो कोई चीज ही नहीं है, ठीक है। सबसे पुराना जो अगर आप जनपद कहेंगे वो कहेंगे कुमाऊं जनपद। बाद में 1840 में वर्तमान जो व्यवस्था के तहत बाद में 1840 में इस कुमाऊं कमिश्नरी क्षेत्र को आप ये कहेंगे कि दो भागों में बांट दिया गया। एक तरफ पौड़ी गढ़वाल कर दिया गया, रिमेनिंग आपका फिर से आपका क्या था, कुमाऊं जनपद ही था, कुमाऊं कमिश्नरी क्षेत्र ही रहा। तो 1840 के बाद यहां पर को 3 आपकी प्रशासनिक इकाइयां देखी गई, ठीक है। आगे चल करके कुमाऊं मंडल का गठन हुआ 1854 में। नैनीताल को इसका मुख्यालय बनाया गया, कुमाऊं कमिश्नर या कुमाऊं आपका जो मंडल था। और बाद में इसी कुमाऊं मंडल से 1891 में पहला कुमाऊं का जिला बना कौन सा, नैनीताल। बाद में 1892 में अल्मोड़ा। यही क्रम आपका फर्दर आगे को चलता रहा। तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझ लेना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उत्तराखंड का सबसे प्राचीन जनपद और उसमें कुमाऊं जनपद आपका आंसर भी था, ठीक है। तो इसलिए मैंने अभी डिस्कशन कर दिया है। और 1840 में अगर आपसे पूछा जाए पौड़ी गढ़वाल बनने से पहले कुमाऊं में कितनी आपकी प्रशासनिक इकाइयां थी पूरे उत्तराखंड में, तो 2 प्रशासनिक इकाइयां थी। टिहरी रियासत जो राजा के माध्यम से जहां पर शासन होता था, कुमाऊं कमिश्नरी क्षेत्र जहां पर को सीधे सीधे ब्रिटिशर्स क्या होते थे, आपका सीधे सीधे क्या करते थे, ब्रिटिशर्स का शासन होता था। उसमें मैंने आपको पॉलिटी में बताया भी था राज्य और रियासतों में थोड़ा सा क्या डिफरेंस था, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत पॉलिटी में भी जाना पड़ेगा। फिलहाल अभी यहीं से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मैं बात करता हूं अब आपसे। अगर मैं देखूं तो जिलों के क्रम में, तो 1960 की अगर मैं बात करूं जिलों के क्रम में, तो 1960 में आपके 3 जिले बने थे। थोड़ा अगर क्रम याद करने के ऊपर बात करें तो 3 जिले 1960 में बने थे। 3 जिले आपका 1960 में 3 जिले बने थे, 3 जिले आपका 1997 में बने थे। 1960 में 2 गढ़वाल के, 1 कुमाऊं का। इसका कोड आप PUC करके याद कर सकते हैं, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली, ठीक है। इसमें आपका उत्तरकाशी चमोली मीन्स आप क्या कहेंगे, 2 कहाँ के थे, गढ़वाल के थे, 1 क्या था, कुमाऊं का। कुमाऊं का क्या था आपका, पिथौरागढ़। बाकी ये U और C का मतलब है गढ़वाल का उत्तरकाशी और गढ़वाल का ही चमोली, ठीक है। फिर आप इधर चलेंगे तो ये हो गया आपका RCB 1997 का कोड आप ध्यान रखेंगे। मैं कोड बस इसलिए बता रहा हूँ कि जिनको याद करने में दिक्कत है वो, बाकी ऐसा कुछ कठिन नहीं है कि आप कोड ही पकड़ के चलें, ठीक है। जिनको थोड़ा सा दिक्कत महसूस होती है वो ऐसा भी कर सकते हैं। तो RCB की तरफ से आप चलेंगे तो आपके रुद्रप्रयाग, यहाँ पर को क्या था, कुमाऊं के 2 जिले और गढ़वाल का 1 जिला, तो चंपावत और बागेश्वर, ठीक है। बाकी एग्जैक्ट डेट हम आगे देखेंगे जब हम जिलेवार अध्ययन करेंगे। तो फिलहाल आप इतनी चीज़ें ध्यान रखना कि उत्तराखंड का जिलेवार अध्ययन हम करेंगे अब, ठीक है। उसके पहले आप सारे जिलों की स्थापनाओं को बिल्कुल अच्छे से कंठस्थ कर लें और इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। आप ये समझें कि आपको मुंह पे जो है ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए कि कौन सा जिला कब बना, ठीक है। तो आगे चल करके अब हम जिलेवार अध्ययन की तरफ चलेंगे। तो जिलेवार अध्ययन में हम सबसे पहला जिला हम देखेंगे देहरादून। सबसे पहला जिला हम देखेंगे देहरादून। आप सभी को पता है हमारी राजधानी भी है, ठीक है। वैसे तो अस्थायी राजधानी है फिलहाल, अब आप ये कहेंगे कि उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी देहरादून है और ग्रीष्मकालीन राजधानी आपका गैरसैंण है, ठीक है। तो देहरादून का अगर हम स्टार्ट करें, देखिए किसी भी ज़िले को यदि स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले उसके उपनामों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, कौन कौन से इसके उपनाम हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं देहरादून को किस किस नाम से हम जानते हैं। सबसे पहला नाम अगर हम देखें तो प्राचीन तौर पर ये द्रोण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। गुरु द्रोणाचार्य की तपस्थली भी इसे कहा जाता है। नीलकंठ महादेव मंदिर जो है इसके वहाँ पर को जो है माना जाता है कि इनका जो है तपस्थल भी था, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो उसी हिसाब से हम इसे द्रोण नगरी भी कह देते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम इसे वन भूमि भी कह देते हैं, वन भूमि भी इसे कहा जाता है, ठीक है। साथ ही साथ इसे सैनिक भूमि भी कहा जाता है, वन भूमि, सैनिक भूमि। और इसके अलावा हम इसका एक और नाम जानते हैं शिव भूमि, शिव भूमि के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो इतने आपके जो है देहरादून के ये नाम हैं, ठीक है। द्रोण नगरी, वन भूमि, सैनिक भूमि और शिव भूमि, ठीक है। ध्यान रखना शिव भूमि देहरादून। अगर शिव की राजधानी आपसे पूछेगा तो शिव की राजधानी कहा जाता है हरिद्वार को, ठीक है। तो ये इन उपनामों को आप अच्छे से याद रखना। कभी भी कोई कहीं पर भी एक नंबर का क्वेश्चन आपको दिख सकता है कि सैनिक भूमि के नाम से किस शहर को जाना जाता है या किस जिले को जाना जाता है, किसे जाना जाता है, ठीक है।
अच्छा, अब हम बात करते हैं दून, आपका जो अंतर्राज्यीय सीमा है, तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से इसकी क्या लगती हैं, अंतर्राज्यीय सीमा लगती हैं। साथ ही साथ यह जो है सबसे क्या है, पश्चिमी जिला है, उत्तराखंड का सबसे क्या है, पश्चिमी जिला है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के साथ इसकी क्या लगती है, सीमाएं लगती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी स्थापना की। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी स्थापना की। तो इस जिले की स्थापना माना जाता है कि गुरु रामराय के द्वारा एक अलग गद्दी, क्या अगर आप देखें जो 1699 ईस्वी में, ठीक है, 1699 में, तो ये माना जाता है कि, या ये कहा जाता है, यूँ कहें कि गुरु रामराय जो सिख गुरु थे, सिख गुरुओं में से एक गुरु रामराय रहे, ठीक है, जो सिख गुरु बन नहीं पाए, ठीक है, तो बन नहीं पाए, तो वहाँ से जब ये बेदखल हुए, तो उसके बाद जो है इन्होंने जो है देहरादून में आकर के अपना अलग से डेरा स्थापित करा। तो उस वजह से यहाँ पर का नाम क्या रखा गया, देहरादून। तब इसका नाम क्या रखा गया, देहरादून। तो बाद में धीरे धीरे स्पेल होते होते ये आपका क्या बन गया, देहरादून बन गया। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि देहरादून का नाम किस सिख गुरु के नाम पर रखा गया है, तो गुरु रामराय के यहाँ पर अलग एक डेरा स्थापित करने के कारण इसका नाम क्या रखा गया, देहरादून से धीरे धीरे ये किस में परिवर्तित हो गया, देहरादून में ये आपका परिवर्तित हो गया सन 1699। अच्छा, इसमें जो दून आपका आता है, दून का अर्थ होता है घाटी। दून का अर्थ क्या होता है, घाटी। अब ये जो घाटी होती है ये किस किस के बीच में होती है, जैसे हिमालय के आप 4 पार्ट देखेंगे, तो फिलहाल मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो शिवालिक हिमालय और आपका मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में, शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो घाटी पाई जाती हैं, शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो घाटी पाई जाती हैं, इन्हें पश्चिम में कहा जाता है दून। अगर ये घाटी इनके पश्चिम में होगी तो इसे हम कहते हैं दून, अगर यही घाटी इसके पूर्व में होगी तो इसे कहा जाता है द्वार। जैसे आपने सुना होगा कोट द्वार, हरिद्वार। तो अगर शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में घाटियां हैं, तो आप बहुत सारी घाटियां होती हैं, अगर वो इनके पश्चिम में है तो उसे क्या कहेंगे, दून कहेंगे, पूर्व में है तो क्या कहेंगे, द्वार कहेंगे। तो आप ये भी देख सकते हैं कि शिवालिक हिमालय के पश्चिम में कौन बसा हुआ है, देहरादून बसा हुआ है। पूर्व में आपके हरिद्वार, कोटद्वार ये बसे हुए हैं, ठीक है। तो दून और द्वार बेसिकली आपकी क्या होती हैं, घाटियां होती हैं। तो ये नाम आपने देख लिए देहरादून के, ठीक है, उपनाम आपने देख लिए, साथ ही साथ स्थापित होने का आपने रीजन समझ लिया, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं यहाँ पर की शासन व्यवस्था पर। यहाँ पर की थोड़ा सा शासन व्यवस्था का मैं जिक्र कर लेता हूँ, ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, वो तो फिर इतिहास का विषय हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो शासन व्यवस्था में, अगर जब भी मैं शासन व्यवस्था की बात जो मैं देहरादून में बताऊंगा, वही व्यवस्था आपकी पूरे उत्तराखंड में केवल और केवल टिहरी रियासत को छोड़ करके, केवल और केवल टिहरी रियासत को छोड़ करके सब जगह ये लागू होगी, ठीक है। क्योंकि टिहरी रियासत में अलग आपका रियासत के राजा, वो अलग शासन पद्धति वहां चलेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो पूरे के पूरे गढ़वाल की अगर मैं बात करूं, तो सन 1804 ईस्वी तक किसका शासन रहा, पवार वंश का या गढ़वाल नरेशों का इसमें शासन रहा, ठीक है। पूरे के पूरे गढ़वाल रीजन में, मैं कुमाऊं रीजन में नहीं कह रहा हूं, कुमाऊं रीजन की थोड़ी अलग कहानी है, ठीक है। मध्यकालीन हिस्से में हम चलेंगे तो 1804 में खुड़बुड़ा का युद्ध होता है। खुड़बुड़ा के युद्ध के बाद यहाँ पर किसका शासन स्थापित हो जाता है, गोरखा शासन यहाँ पर स्थापित हो जाता है, जो आपका 1815 तक चलता रहता है। 1815 आंग्ल नेपाल वॉर होता है। आंग्ल नेपाल वॉर के बाद 1815 से लेकर 1947 तक ये ब्रिटिश शासन के अधीन देहरादून आपका रहा। 1815 से लेकर 1947 तक ये किसके अधीन रहा, ब्रिटिश शासन के ये अधीन रहा। तो आप इसको भी समझ लेना। अच्छा, ये जो शासन व्यवस्था है, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ये पूरे गढ़वाल में लागू होगी, सिर्फ और सिर्फ टिहरी को छोड़ करके। अगर आपसे पूछा जाए उत्तरकाशी में 1804 तक किसका शासन था, तो वो भी पवार वंश का। 1804 से 1815 गोरखाओं का। 1815 से 1947 तक फिर किसका आया, ब्रिटिश शासन का आया। सिर्फ किसको छोड़ करके, मैंने कहा टिहरी रियासत को छोड़ करके। उसमें भी टिहरी रियासत में अंतर सिर्फ इतना रहेगा बस, ये 1815 से लेकर के 1947 तक वहां पर को टिहरी के अलग से आपके नरेश रहे, ठीक है, उनका उसमें शासन रहा, टिहरी नरेश जो थे आपका। बाद में 1947 भी नहीं कहूंगा मैं, 1949 तक टिहरी की मैं बात करूंगा जब,
ठीक है। तो यहाँ पर तो आपका 1947 तक आपका क्या रहा, ब्रिटिश शासन यहाँ पर को स्थापित रहा। तो ये भी आप देख लीजिएगा इसका जो शासन है। अच्छा, जिले के रूप में अगर मैं आपसे कहूँ कि जिले के रूप में इसकी स्थापना का क्या है, तो वो भी एक बार हम देख लेते हैं। तो जिले के रूप में चलते हैं। 1817 ईस्वी में, सन 1817 में ये जिले के रूप में स्थापित हो चुका था, परंतु इसको कहाँ रखा गया शुरुआत में, मेरठ मंडल के अधीन इसको एक जिला बनाया गया। ठीक है। अब ये उत्तराखंड का जिला कब बना या गढ़वाल मंडल में कब शामिल हुआ, तो 1975 में इसको शामिल किया गया। किसमें, गढ़वाल मंडल में। 1975 में इसको किसमें शामिल किया गया, गढ़वाल मंडल में। 1917 से लेकर 1975 तक ये आपका किसमें रहा, मेरठ मंडल के अधीन रहा। ठीक, तो इतनी बातें आप जो है देहरादून के विषय में सबसे पहले जान चुके हैं, तो इनको आप नोट डाउन जरूर करें। अब हम चलते हैं थोड़ा सा देहरादून के प्रसिद्ध स्थलों की तरफ। देखिए, मैप की आप चिंता मत करना, मैप हम लास्ट में फिलअप करेंगे। आप चाहेंगे तो हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज भी मैप हम फिल करेंगे, लेकिन फिलहाल आप बेसिक जो नॉलेज है या बेसिक जो आपके फैक्ट हैं उनको जानने के बाद इन चीज़ों की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं प्रसिद्ध स्थलों की तरफ जा रहा हूँ। देहरादून के जो आपके प्रसिद्ध स्थल हैं, जो फेमस प्लेसेस हैं, और उनके बारे में हम जो है थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें यहीं से जानते हुए चलेंगे। देखिए, कोशिश ये रहेगी कि आपका जो है जो जिलेवार जो सीरीज़ है, इसमें कोशिश ये रहेगी कि आप 50% यहाँ पर को कवर करें, और इस तरीके से कवर करें कि बिल्कुल आप डीप में ना जाएं। कुछ लोग स्टार्ट कर रहे होंगे अपनी तैयारी, तो ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल घबरा जाएं, ऐसी तैयारी नहीं करनी है। ठीक है, आपने बहुत आराम से जो है चीज़ों को आगे बढ़ाना है। ठीक, तो समझना भी है थोड़ा बहुत, बाकी ज़्यादा पोर्शन तो आपने उत्तराखंड में रटना ही पड़ेगा। ठीक है, तो प्रसिद्ध स्थलों की अगर मैं बात करूं तो 2 स्थलों से हम स्टार्ट करते हैं, हालांकि और भी बहुत सारे हैं। तो फिलहाल अगर हम देखें, सबसे ज़्यादा आपने जो जिसके बारे में सुना होगा वो आपका मसूरी और कालसी, इन 2 के बारे में हम अध्ययन करते हैं। फिर ऋषिकेश और अगले हनौल, लाखा मंडल, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। फिलहाल 2 इन स्थानों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें मसूरी की, तो मसूरी को कहा जाता है पर्वतों की रानी। आपको पता ही है, पहाड़ों की रानी या पर्वतों की रानी भी इसे हम कहते हैं। ये फिलहाल इसके उपनाम के ऊपर मैं जा रहा हूँ। ठीक है, मसूरी को हम क्या कहते हैं, पर्वतों की रानी। ठीक है, इसके साथ साथ इसको कहा जाता है गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार। गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो फैक्ट हैं, फैक्ट को आपने थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझता, थोड़ा सा रटना ही है। तो अब ये चीज़ तो आपने पहले से ही सुनी है कि मसूरी को क्या कहा जाता है, पर्वतों की रानी। एक और चीज़ इसमें ऐड कर लेना, गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार। साथ ही साथ एक और इसमें इसको कहा जाता है, भारत का एडिनबरा शब्द भी इसके लिए यूज किया जाता है। अब ये जो सिटी है बहुत ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है ऑस्ट्रेलिया में, उसी की तर्ज पर इसको कहा जाता है भारत का एडिनबरा भी इसे हम कहते हैं। तो ये 3 पॉइंट आप मसूरी के बारे में ये ध्यान रखें। अच्छा, अब चलते हैं मसूरी की स्थापना। तो मसूरी को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, एक आयरिश व्यक्ति थे, कैप्टन यंग। आयरिश व्यक्ति थे कैप्टन यंग, इनके द्वारा कहा जाता है सन 1825 ईस्वी में मसूरी को बसाने का श्रेय दिया जाता है। किसको, कैप्टन यंग को, सन 1825 ईस्वी में। इसके अलावा 1832 ईस्वी में, 1832 में यहाँ पर कोई एक सर्वेक्षण कार्यालय की स्थापना की गई थी। जॉर्ज एवरेस्ट के द्वारा यहाँ पर कोई एक सर्वेक्षण कार्यालय की भी स्थापना की गई थी। तो मसूरी के आप फैक्ट पे जो है बिल्कुल फोकस्ड रहें। पर्वतों की रानी, गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार, साथ ही साथ भारत का एडिनबरा, स्थापना किसके द्वारा की गई, कैप्टन यंग के द्वारा, सन 1825 ईस्वी में। उसके अलावा 1832 ईस्वी में यहाँ पर क्या किया गया, एक सर्वेक्षण कार्यालय की क्या की गई, स्थापना की गई। अगर सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए मसूरी की, तो मसूरी की सबसे ऊंची चोटी है लाल टिब्बा। बहुत बार पूछा गया है कि मसूरी की सबसे ऊंची चोटी किसे कहा जाता है, तो लाल टिब्बा। इसके बाद जो अगला नंबर है ये है आपका गन हिल का। अगला जो नंबर है वो किसका है, गन हिल का। तो ये 2 ऊंची चोटियां काफी बार पूछी गई, लाल टिब्बा और गन हिल। लाल टिब्बा कहाँ स्थित है ऐसे भी पूछा गया है, मसूरी में। और गन हिल कहाँ स्थित है, ये भी आपका कहाँ पर, मसूरी में। तो अगला है आपका अगले पॉइंट अगर हम इसमें देखें तो मसूरी में आपका लाल बहादुर शास्त्री,
लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी, ये कहाँ स्थित है? मसूरी में। 2 अक्टूबर 1959 को इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। अब जो इंडियन सिविल सर्विसेज में आईएएस आता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस, जो भी आपका यूपीएससी एग्जाम्स को क्लियर करके जो आपका आईएएस रैंक हासिल करते हैं, तो उनकी जो ट्रेनिंग होती है, आपने बहुत बार सुना होगा, लबसना करके भी इसे जाना जाता है। तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है? मसूरी में, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक वन्य जीव विहार भी यहाँ पर को है, जो है आपका विनोग वन्य जीव विहार, विनोग वन्य जीव विहार। ये भी आपका कहाँ स्थित है? मसूरी में स्थित है। विनोग वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? मसूरी में। 1993 में 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये सबसे छोटा वन्य जीव विहार है उत्तराखंड का। क्या है ये? सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। जब आप वन्य जीव विहार के टॉपिक पढ़ेंगे तो उत्तराखंड में 7 वन्य जीव विहार आते हैं, जिसमें सबसे छोटा कौन सा है? मसूरी का विनोग वन्य जीव विहार, या इसको मसूरी वन्य जीव विहार भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? मसूरी वन्य जीव विहार भी हम इसे कहते हैं। साथ ही साथ इसमें एक पॉइंट और है, जो माउंटेन क्वेल होती है, माउंटेन क्वेल लास्ट टाइम जिसको विलुप्त घोषित कर दिया गया। माउंटेन क्वेल एक पक्षी है जिसको विलुप्त घोषित कर दिया गया है। ये लास्ट टाइम इसी वन्यजीव विहार में क्या हुई थी? दिखाई दी थी। इसको हम पहाड़ी बटेर भी हम इसे कहते हैं। तो मसूरी के एक बार फिर से मैं सारे फैक्ट को एक बार फिर से रिवाइज आपके सामने करा दे रहा हूँ। फिर मैं कुछ मंदिर यहाँ के लिखा दूंगा जो पूछे जाते हैं काफ़ी बार। तो मसूरी की मैं बात करूँ तो क्या कहा जाता है इसको? पर्वतों की रानी, गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार, भारत का एडिनबरा। खोज किसके द्वारा? कैप्टन यंग के द्वारा 1825 में। 1832 में सर्वेक्षण कार्यालय स्थापित हुआ। सबसे ऊंची चोटी लाल टिब्बा, और उसके बाद आपका क्या है? गनहिल है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी 2 अक्टूबर 1959 को स्थापित हुआ था, और कहाँ पर है? मसूरी में। विनोग वन्यजीव विहार है उत्तराखंड का सबसे छोटा जो वन्यजीव विहार है, ये आपका कहाँ पर को है? मसूरी में ही आपका स्थित है। तो ये आपकी बातें हो गई किसको लेकर के? मसूरी को लेकर के। अब हम चलते हैं कालसी पर। देहरादून जिले में हम का अध्ययन हम कर रहे हैं। देहरादून के हम प्रसिद्ध कुछ प्रमुख स्थलों का अध्ययन कर रहे हैं, जिनको हमने बार बार सुना है। तो मैं कालसी की बात कर रहा हूँ। तो कालसी जो है यमुना और टोंस नदियों के संगम पर है। कालसी किसके संगम पर है? यमुना और टोंस नदियों के संगम पर ये आती है। अब देखिए, नदी तंत्र जब हम पढ़ेंगे तो नदी तंत्र में ये चीज़ आएगी ही आएगी। ठीक है, आप इस फैक्ट को बस जिलेवार अध्ययन से कहने का मतलब ये है कि आप हर एक चीज़ से वाकिफ हो जाएं। डीप में आप जब इनका टॉपिक आएगा तब पढ़ेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि आप डीप में नहीं पढ़ रहे हैं, आप बहुत ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब इनका टॉपिक आएगा तब हम इसको बहुत डीप में देखेंगे। पूरे नदी तंत्र को जब हम पढ़ेंगे तो यमुना कहाँ से निकलती है, टोंस कहाँ से निकलती है, ये सब हम फिर देखेंगे। ठीक है, फिलहाल मेरा जो उद्देश्य है आपको उत्तराखंड से परिचय कराना। उत्तराखंड का आप जो है 50% चीज़ों को आप समझ लें। ठीक है, कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ठीक है, प्रमुख प्रमुख बातों को आप पहले समझ लें। उसके बाद अगला जो स्टेप होगा, जब हम सब्जेक्ट में आपका चैप्टर वाइज हम चलेंगे तो वहाँ हम बहुत ज़्यादा डीप देखेंगे इन्हीं चीज़ों को। तो ये मत सोचिएगा कि डीप नहीं जा रहे हैं। ठीक है ना। तो यमुना और टोंस नदियों के संगम पर ये स्थित है, नंबर 1 चीज़। ठीक है, नंबर दूसरी चीज़, कालसी जो स्थान है यह प्रसिद्ध क्यों है? तो ये अशोककालीन अभिलेख के लिए प्रसिद्ध है। अशोक का मौर्यकालीन एक अभिलेख इस स्थान से प्राप्त हुआ था। अशोक का, सम्राट अशोक का मौर्यकालीन अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुआ था, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था, हिंदी जब मैंने पढ़ाई थी तो ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा का इसमें प्रयोग किया गया था। ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा का इसमें क्या किया गया था? प्रयोग किया गया था। और इस अभिलेख की खोज की थी सर जॉन फॉरेस्ट के द्वारा 1915 में। इस अभिलेख की खोज किसके द्वारा की गई थी? जॉन फॉरेस्ट के द्वारा 1915 में। ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में यह लिखा गया है। कालसी जो स्थान है यमुना और टोंस नदियों के संगम पर स्थित है। अगला, इस अभिलेख में क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड के लिए किस शब्द का यूज किया गया? तो अपरांत शब्द का यूज किया गया। किस शब्द का यूज किया गया? अपरांत शब्द का इसमें यूज किया गया। और साथ ही साथ यहाँ के निवासियों के लिए यहाँ पर इस अभिलेख में क्या कहा गया? पुलिंद शब्द यूज किया गया। ठीक है, क्वेश्चन आएगा अशोककालीन अभिलेख में
उत्तराखंड के क्षेत्र को क्या कहा गया, अपरांत और उत्तराखंड के निवासियों को क्या कहा गया है, पुलिंद कहा गया। ब्राह्मी लिपि में है और पाली भाषा में है, ठीक है। साथ ही साथ तीसरी जो इसमें चीज आती है, इस अभिलेख में ये लिखा गया है कि अशोक ने ये लिखा है कि मैंने मानव और पशु चिकित्सा की क्या कर दी गई है, इस क्षेत्र में व्यवस्था कर दी गई है। अब सोचो बहुत वर्ष पहले की बात है, लगभग आप इसको समझेंगे 2300 वर्ष पहले की बात है। तो ये अभिलेख 2300 वर्ष पुराना लगभग मिला उत्तराखंड के कालसी नामक स्थान पर, जो यमुना और टॉन्स नदियों के संगम पर स्थित है। तो ये दो स्थल आपने देखे देहरादून के प्रमुख, मसूरी और कालसी। यहाँ पर को जो प्रमुख चीजें हैं ये देखी। अच्छा, मसूरी में अगर हम चलें तो कुछ मंदिरों के नाम आप मसूरी में लिख दीजिएगा। जैसे आप यहाँ लिख दीजिएगा भद्रराज मंदिर, भद्रराज मंदिर, ज्वाला मंदिर, भद्रराज मंदिर, ज्वाला मंदिर। साथ ही साथ आप इसमें देखेंगे सुरकुंडा देवी मंदिर, साथ ही साथ इसमें क्या देखेंगे, सुरकुंडा देवी मंदिर, ठीक है। और विनोकलेव वन्यजीव विहार सबसे छोटा है, ये चीज़ आपने देख ली। और इसका क्षेत्रफल भी यहीं पर याद कर लें तो और भी बहुत अच्छा, जब आगे वन्यजीव विहार में जाएंगे 11 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, बहुत कम है, सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, ठीक है। तो ये मसूरी और कालसी का आपका एक छोटा सा ये इसमें जो है डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दे दिया है, तो आप इसको जो है बहुत अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे लेक्चर में, देहरादून का जो पार्ट 2 में लेकर के आऊँगा, उसमें हम ऋषिकेश, लाखामंडल, हनौल और आपका जो है ये केम्प्टी फॉल, इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ देहरादून में जो प्रमुख आपके संस्थान हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। फिलहाल मैं आपको यहीं पर छोड़ करके जा रहा हूँ। यहाँ पर तक की चीज़ें आप बहुत अच्छे से तैयार रखें और अगले लेक्चर के लिए भी प्रिपेयर रहें। धन्यवाद।